अखिल की संगत। यादें बातें रेडियो की। नमस्कार। ये उन दिनों की बात है जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से उबर चुकी थी। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो चुका था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों का खून उबाल पर था। काकोरी कांड के क्रांतिवीर दस्तक दे चुके थे, उनकी शहादत हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सन 1927 की। 1927 का ये साल कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारत के इतिहास में। उसी वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, बाद में जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाठियां खाईं और शहीद हो गए। उसी वर्ष दिसंबर में मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी, जो उस समय महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं की, ऐसा बताया जाता है। और फिर एक कमेटी बनी और फिर डोमिनियन स्टेटस की बात हुई और वो सिलसिला बहुत लंबा चला और आगे चलकर पूर्ण स्वराज्य 1930 में रावी के तट पर मांग लिया गया। इसी 1927 के साल में एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हुई। देश में रेडियो का पदार्पण हुआ। उसकी तुलना 21वीं शताब्दी के आरंभ में मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट, यानी जिसे मिलेनियम की क्रांति कहते हैं, उससे की जा सकती है। जून से ही रेडियो की आहट सुनाई देने लगी थी। जून 1927 से आखिरकार 23 जुलाई 1927 का वो दिन आया जब सरकार और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बीच एक समझौता हुआ और मुंबई में पहला न सिर्फ रेडियो स्टेशन खुला बल्कि पहला समाचार बुलेटिन भी प्रसारित हुआ। फिर कलकत्ता में उसी कंपनी का एक केंद्र खुला और इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा। जैसा कि अक्सर होता है, 1930 तक आते आते उस कंपनी का विघटन हो गया। रेडियो पूरी तरह सरकार के हाथ में आ गया और फिर 1936 में इस संस्था को नाम मिला ऑल इंडिया रेडियो, जो आज तक चला आ रहा है। उसके बाद उत्तरोत्तर प्रगति हुई, केंद्र बढ़ते गए, लोग मिलते गए, जुड़ते गए। ये सारी जानकारी गूगल पर बहुत आसानी से उपलब्ध है, जिसे हम दोहराना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम ये समझना और बताना चाह रहे हैं कि ये जो संस्था बनी ऑल इंडिया रेडियो, जिसे बाद में ऐसा कहा जाता है 1957 में जगदीश चंद्र माथुर महानिदेशक थे, उन्होंने आकाशवाणी नाम विधिवत हिंदी में इस संगठन को दिया। आज़ादी मिली तब तक 6 रेडियो स्टेशन भारत में रहे और 2 पाकिस्तान को दे दिए गए। और फिर बढ़ते 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 इस संस्था ने बहुत सारे आयाम छुए, शिखर छुए, केंद्रों की संख्या बढ़ी, तकनीक बदली। वो सब सिलसिला जैसा वक्त के साथ चलता है चलता रहा। हमारी चर्चा मुख्य रूप से अभी समाचारों पर केंद्रित है, क्योंकि समाचार ऐसा माना जाता है कि आकाशवाणी और रेडियो की बहुत बड़ी पहचान रहे हैं। देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, इसकी पूरी जानकारी लोगों को देना ही समाचार से जुड़े लोगों का काम था। और इस समाचार की दुनिया में आकाशवाणी में बहुत प्रतिष्ठित नाम जुड़ते चले गए। अगर अंग्रेजी की बात करें हम तो मेलविल डिमेलो, सुरजीत सेन, सुशील जवेरी, बोरुन हलदार, लोथिका रत्नम, रोशन मैनन, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो ये विरासत चलती चली आ रही है। और ऐसा ही एक नाम हिंदी समाचार प्रसारण में आकाशवाणी से जुड़ा आज़ादी के कुछ ही समय बाद। मैं यहाँ मार्च सन 48 में आया था। तो 21 तारीख मार्च सन 48 एक्चुअली स्पीकिंग मैंने पहला न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा। जी हाँ, देवकीनंदन पांडे। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे हम कम से कम भारतीय भाषाओं में भारत में समाचार प्रसारण का पितामह कह सकते हैं। ये शब्द स्वयं देवकीनंदन पांडे ने वर्षों पहले दूरदर्शन पर एक साक्षात्कार में कहे थे, जो अब YouTube पर उपलब्ध है। इन्हीं देवकीनंदन पांडे के सानिध्य में, इनके शिष्यत्व में मैंने स्वयं आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कदम रखा और करीब 34 वर्ष वहाँ काम किया। और उससे जुड़े मेरे तमाम ऐसे अनुभव हैं जो बांटे जा सकते हैं। मैं आपको उस दिन का जिक्र करना चाहता हूँ जिस दिन मैंने पहले दिन हिंदी समाचार कक्ष में
कदम रखा। 31 मई सन 1982, 10 बजे का वक्त था। एक बहुत छोटा सा कमरा हुआ करता था और मैं कमरे में घुसा तो सामने एक मेज पर 3 व्यक्ति बैठे थे। उनमें एक महिला थी और बगल की मेज पे एक साधारण कृषकाय से व्यक्ति, बहुत सहज विनम्र से दिखने वाले बैठे थे। वो थे श्री बृजराज तिवारी, जो बाद में मेरे संरक्षण बने, जिन्होंने बिल्कुल उंगली पकड़ के मुझे अनुवाद और संपादन का गहरा सिखाया। और वो जो 3 हस्तियां सामने बैठी थी, तिवारी जी ने परिचय कराया, ये हैं देवकीनंदन पांडे, ये हैं श्रीमती विनोद कश्यप और ये हैं श्री अशोक बचपन। आप यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैंने आज त्रिमूर्ति के दर्शन किए, क्योंकि वो आवाजें थी जो बचपन से हमारे कानों में घुसाई गई थी। रोज पिता से सुनते थे, ऐसे देखो, है का उच्चारण ऐसे होता है, उपग्रह ऐसे बोला जाएगा, उपग्रह नहीं बोला जाएगा। द और थ जब साथ हो तो उनकी ध्वनि कैसी होनी चाहिए, सिद्धांत। इस तरह से हमारी शुरुआत हुई आकाशवाणी समाचार और बहुत कुछ सीखा। पहला मंत्र हमने पांडे जी से ये मिला कि देखो बेटा, जब भी मुंह खोलो माइक के सामने, ये ध्यान रखना कि सड़क के नुक्कड़ पर जो पनवाड़ी है और वहां बैठा जो व्यक्ति जूते गांठ रहा है और खेत में जो किसान हल चला रहा है, वो है तुम्हारा सुनने वाला। मेरे जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से आकाशवाणी में इन आवाजों को सुनकर भाषा का व्याकरण, उच्चारण, भाषा की अस्मिता और संस्कार सीखे। हिंदी में समाचार वाचकों की जो लंबी परंपरा है, उसमें कुछ और प्रमुख नाम हैं: उर्मिला मिश्र, रामानुज प्रसाद सिंह, इंदुबाही, मनोज कुमार मिश्र, अनादि मिश्र, जयदेव त्रिवेदी, जयनारायण शर्मा। भारतीय भाषाओं में भी बहुत सारे बड़े नाम ऐसे हैं जो आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहे और वो फहरिस्त बहुत लंबी है। उसमें वसुभाई आचार्य, मजहर हुसैनी, मुस्तफ़ा अली अकबर, जोरा सक्सेना, दत्ता कुलकर्णी, जतिन दास, नीलिमा सान्याल, शुभा दास, उपेंद्र राव, गोपन नायर, ML जेलखानी, हरिकांत जेठवानी, शालिग्राम शर्मा, निर्मल दास, UK पहाड़ सिंह, चूड़ामणि उपाध्याय, ML बेकस, जिन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं में आकाशवाणी पर काम किया, लोगों को समाचार सुनाए और जिनकी आवाज़ और उच्चारण और समाचार सुनकर कई पीढ़ियां सीखकर फिर आकाशवाणी में काम करने आईं। इतने वर्षों में लंबी यात्रा में आकाशवाणी ने न जाने कितनी भाषाओं, बोलियों में समाचारों का प्रसारण किया, जिनमें हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा संस्कृत और जो हमारा संविधान में निर्दिष्ट भाषाएं हैं, वो सभी भाषाएं लगभग आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं, उनमें समाचार प्रसारित होती हैं। तो उनमें से कुछ प्रतिनिधि स्वर हम आपको सुनवा रहे हैं। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः बलदेवानंद सागरः। मैं बलदेवानंद सागर नमस्कार करता हूँ। 1974 30 जून को संस्कृत समाचार शुरू हुए। पहला बुलेटिन विजय श्री जी ने पढ़ा, दूसरा श्री रविंद्र नागर जी ने, तीसरा मैंने पढ़ा और चौथा ऋषि कुमार शर्मा जी ने। और ये कहानी आगे चलती है और मैं 30 जून 2012 को सेवानिवृत्त हुआ। कई अनुभव है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि तो एक लेख मैंने लिखा, किमर्थम संस्कृतम आवश्यकम और केन सरल प्रकारेण एतत् शिक्षणीयम। माने संस्कृत पढ़ना क्यों जरूरी है और कैसे आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तो इसका शुरू में जो संस्कृत में है वो मैंने लिखा यही है कि अगर आकाशवाणी नहीं होती तो बलदेवानंद सागर नहीं होता, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे पहचान दी है, मुझे एक तरह से मान सम्मान दिया है। मेरी अपनी सारस्वत साधना अपनी जगह पर है, तो ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। इसलिए मेरे लिए आकाशवाणी की सारी यादें बहुत ही सुखद और रोमांचक है। और आकाशवाणी का महत्व कम नहीं हुआ ना होगा। दूरदर्शन या कम्युनिटी रेडियो जैसे अभी हो गया है या जैसे FM हो गए हैं, तो ये हमेशा चलेगा और आगे भी रहेगा। नमस्कार। आकाशवाणी नमस्कार। मिलिंद देशपांडे आपल्याला बातम्या देता है। हम समाचार वाचक जब रेडियो में काम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ये घटना भी ऐसी ही है
जो मेरे दिल के बहुत करीब है। 25 नवंबर 1996 की यह घटना है। मैं शाम को ड्यूटी पे था आकाशवाणी में। 8:05 पे समाचार मराठी के जाते थे। करीब 7:30 पौने 8 बजे मुझे नंदकुमार कारखानीस जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि न्यूज़ ख़त्म होने के बाद नॉर्थ एवेन्यू मेरे घर आ जाना। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, बहुत देर हो जाएगी क्योंकि घर में सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं घर पे फ़ोन करके बता दूंगा तुम्हारी पत्नी को। बस न्यूज़ ख़त्म हो गई और मैं नॉर्थ एवेन्यू उनके घर पहुंचा। बहुत सी बातें हुई। उन्होंने कहा नहीं, आज मेरा मन कर रहा है तुम मुझे बहुत गाने सुनाओ आज। तो मैंने 4 या 5 गाने सुनाए उनको और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं अंडे की भुर्जी बनाता हूँ, तुम इधर से ही खाना खा के जाना। मैंने कहा नहीं, देर हो जाएगी। कहते नहीं, आज तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे, जो मैं कहूँगा हाँ कहना। और उन्होंने अंडे की भुर्जी बनाई, ब्रेड और अंडे की भुर्जी मैंने खाई और मैं निकल गया। बुधवार को मेरी छुट्टी थी, 26 नवंबर को। 11:30-12 बजे सुबह करीब माधुरीताई का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने मुझे कहा कि मिलिंद, कारखानीस जी नहीं रहे। तो मैं भी मजाक करता, तो मैंने कह दिया कहाँ गए? कहने लगे नो मिलिंद, ही इज़ नो मोर। मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक दिन पहले मैं उनके साथ था। करीब 2-3 घंटे मैंने उनके साथ बिताए थे, हंसी मजाक हुई थी और आज सुबह मुझे ये खबर मिलती है कि कारखानीस जी नहीं रहे। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा पहुंच गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। देखा स्ट्रेचर पे उनको रखा हुआ था। उसके बाद माधुरीताई ने मुझे कहा, कहते कि मिलिंद, शाम को उन्हीं की ड्यूटी थी लेकिन अब कोई है नहीं, मैं किसी को कह नहीं सकती, क्या तुम जाकर ड्यूटी करोगे? और मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं शाम को ड्यूटी पे पहुंचा। मेरे साथ कैजुअल थी एक। ये खबर हमने इंक्लूड कर दी थी कि कारखानीस जी का निधन हो गया है, मृत्यु हो गई है। ये सोचा कि चलो ठीक है, कैजुअल है मेरे साथ तो मैं उनको कह दूंगा पढ़ने के लिए। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप ये न्यूज़ पढ़िए। कहने लगी नहीं, मैं तो रो पड़ूंगी, मैं स्टूडियो में ही रो पड़ूंगी। 8:05 पे न्यूज़ शुरू हो गई और एक 4 या 5 मिनट के बाद वो न्यूज़ जब आई कारखानीस जी की मृत्यु की, तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो गई है, गला भर आया है। जैसे तैसे मैंने वो खबर पढ़ ली, समाचार समाप्त हो गए। मैं स्टूडियो के बाहर आ गया और पहली बार मुझे पता चला कि ये नेता, अभिनेता, खिलाड़ी या बड़े बड़े लोग जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमें इतना एहसास नहीं होता। हाँ, लेकिन अपना जब कोई जाता है तो कितना दुख होता है। जब नंदकुमार कारखानीस जी, जिन्होंने मेरा करियर बनाया था, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था आकाशवाणी में आने के लिए, उनके जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये खबर मैंने क्यों पढ़ी। और मेरी पत्नी भी मुझे हमेशा कहती थी कि बड़े बड़े लोग जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो तुम तो आराम से समाचार पढ़ लेते हो उनके मृत्यु की, लेकिन इस समय तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, ये कोई अपना जब जाता है, अपने की मृत्यु होती है तो दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। दिल में ये बात इतनी चुभती है कि आज भी, अभी भी जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं इमोशनल हो गया हूँ, भावुक हो गया हूँ। धन्यवाद। આકાશવાણી સમાચાર मैत्रेयी भट्ट વાંચે છે। जी, मैं मैत्रेयी भट्ट 1989 में दिल्ली में पद नियुक्ति से लेकर 2016 में मुंबई से सेवानिवृत्ति तक मुझे अनगिनत समाचार बुलेटिन्स पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। दिल्ली में समाचार विभाग में काम करते दरमियान अलग अलग भारतीय भाषाओं के समाचार वाचकों के साथ काम करने का भी मौका मिला और जैसे पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है, यह एहसास दृढ़ हुआ। ऐसे तो बहुत अनुभव है, यादें हैं जो भूले भुलाई नहीं जा सकती। एक यादगार वाकया है।
फिल्म जगत के जाने माने कॉमेडियन पोपटलाल यानी कि राजेंद्र नाथ जी इंटरव्यू के लिए दिल्ली के स्टूडियो में आए थे। अब हमारे एडिटर साहब उन्हें हमारे स्टूडियो में लेकर आ गए और मेरे फेवरेट कलाकार राजेंद्र नाथ जी की उपस्थिति में मैंने पूरा बुलेटिन पढ़ा। उन्होंने सुना और सराहना भी की। और एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊं। एक दिन दिल्ली में मॉर्निंग ड्यूटी के लिए सुबह 4:30 बजे मैं सोसाइटी के गेट के पास के झूले पर ऑफिस की गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी और झूला झूलते हुए गुनगुना रही थी ताकि नींद ना आ जाए। तभी कोई सज्जन सोसाइटी में एंटर हुए। मुझे झूले पर सफ़ेद साड़ी में गुनगुनाते हुए देखकर अपनी बैग छोड़कर बाहर की तरफ भागे और मैं हंसने लगी और वो और डरे। फिर तो वॉचमैन ने उन्हें मेरा परिचय दिया और बताया कि ये कोई भूत नहीं है, लेकिन उनका डरा हुआ चेहरा आज भी मुझे याद है। और ये किस्सा इतना फनी है, इसको याद करके हम कई बार हंसते हैं। ऐसे कई अनुभवों के साथ आकाशवाणी ने मुझे एक पहचान दी है। नमस्कार। नमस्कार, मैं दीपक धौलकिया। आकाशवाणी दिल्ली में मैं गुजराती न्यूज़ रीडर था। 2008 में रिटायर हुआ, लेकिन इससे पहले मेरी नौकरी की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो भुज में अनाउंसर की हैसियत से हुई। मेरे लिए सबसे ज़्यादा यादगार कोई प्रसंग हो तो 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई। हुआ ये कि उस दिन जिस दिन भारत ने लड़ाई की घोषणा की, उस दिन आकाशवाणी के स्टेशन पर मैं अकेला ही गुजराती जानने वाला था। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का फ़ोन आया और लड़ाई की घोषणा की जब अनाउंसमेंट करनी थी, तो उसका अनुवाद करके बाद में पूरा ब्रॉडकास्ट करना और रात 11:30 बजे तक प्रोग्राम चला। और उसके बाद तो 15 दिन तक लगातार सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक रेडियो पर काम करना और हर तरह के प्रोग्राम प्रेजेंट करना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा रहा है। क्योंकि उस वक्त जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे श्री कानेटकर, उन्होंने देखा कि मैं न्यूज़ में बहुत अच्छी तरह काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल एक सिफारिश की कि आई वॉज ए परफेक्ट न्यूज़मैन। और दिल्ली में पोस्ट आई, लेकिन वो कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट की थी, तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। 2 साल के बाद जब रेगुलर पोस्ट आई तो मैं सिलेक्ट हुआ और दिल्ली आ गया। इस तरह से देखा जाए तो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और बांग्लादेश वॉर के टाइम पर सुनने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई कि मैं ये नम्रतापूर्वक कह सकता हूँ कि इस वजह से काफ़ी लोकप्रियता भी मिली। धन्यवाद। ये जो धुन, ये जो संगीत अभी हम सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी की लंबी यात्रा में हर सुबह हम जैसे लाखों लोगों को जगाती रही है, गुदगुदाती रही है, हमें ये स्मरण कराती रही है कि ये एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। और हैरानी की बात यह है कि ये धुन किसी भारतीय संगीतकार ने नहीं, बल्कि एक यहूदी शरणार्थी वॉल्टर कॉफमैन ने बनाई थी, जो 1934 में चेकोस्लोवाकिया से उस समय भाग कर आए थे जब प्राहा यानी प्राग पर हिटलर की सेना ने आक्रमण किया था।
वॉल्टर कॉफमैन आकाशवाणी से जुड़े और संगीत के निदेशक हुए और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, कुछ किताबें भी लिखी और फिर वो करीब 10 साल बाद लंदन चले गए। दिलचस्प बात यह है कि वॉल्टर कॉफमैन जब भारत आए थे तो उन्हें भारत का संगीत एलियन लगता था, किसी और ग्रह का लगता था, लेकिन फिर उन्हें वो समझ में आया कि ये भारत की आत्मा का, भारत की मिट्टी का, भारत के जन जन के मन से जुड़ा हुआ संगीत है। और ये जो धुन आकाशवाणी की है, जो इसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, इसकी रचना उन्होंने राग शिवरंजनी में 1936 में की थी। इसमें एक वाद्य था चेलो, तानपुरा, और वायलिन पर उनके साथ जो संगत हुई थी वो वायलिन बजाया था महली मेहता ने, जो मशहूर फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संचालक जुबीन मेहता के पिता थे। ये वही जुबीन मेहता हैं जिन्होंने बाद में पंडित रविशंकर के साथ जुगलबंदी की। कहने का मतलब ये कि आकाशवाणी की पहचान सिर्फ समाचारों तक सीमित नहीं थी। संगीत की ये जो परंपरा कॉफमैन से शुरू हुई थी, इसमें बहुत सारे नाम जुड़े। पंडित रविशंकर, बड़े बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से लेकर बेगम अख्तर, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया, शायद ही भारतीय संगीत की दुनिया का कोई एक नाम ऐसा होगा जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आकाशवाणी से न जुड़ा हो। आकाशवाणी वाद्यवृंद की जो स्थापना हुई पंडित रविशंकर के काल में, और पंडित नरेंद्र शर्मा जैसे रचनाकारों ने उसमें जो योगदान दिया वो अविस्मरणीय है। वो आकाशवाणी की थाती है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम और संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गायन और वादन का अवसर मिलना देश के हर छोटे बड़े नामचीन कलाकार के लिए बहुत प्रतिष्ठा और गौरव का अवसर हुआ करता था। और उसमें से अधिकतर रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी के अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। और ये एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का माना जाएगा कि इन रिकॉर्डिंग्स को, जो इतने महान महान कलाकार जिनकी रिकॉर्डिंग सिर्फ आकाशवाणी के अभिलेखागार में थी, उसको सीडी की शक्ल में, डीवीडी की शक्ल में जनता के बीच पेश किया गया है कुछ म्यूज़िक कंपनीज के साथ मिलकर, जो आने वाली पीढ़ियों को उस संगीत का आनंद दे सकता है। और आकाशवाणी वाद्यवृंद और गानवृंद जो समूह है, उसकी ही एक रचना के साथ हम अपनी इस कड़ी को विराम देना चाहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला वलय शीतला सत्यश्यामला मातरम, वंदे मातरम। यादें बातें रेडियो की जारी रहेंगी। नमस्कार।